नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आज आपके सामने क्लास 10th का आपका टॉपिक रह रहा था केंद्र सरकार में न्यायालय। या कहेंगे केंद्रीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, अपना भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसको अपन कहते हैं, ये रह रहा था। तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में संघ न्यायालय का वर्णन है। इसमें आप देखिएगा क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में ये जब संविधान बना था 1950, उसकी बातें कर रहे हैं हम। 1950 में भारत में 1950 में एक मुख्य व 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। अपन बात कर रहे हैं किसकी? सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, अब यहां पर क्या चेंजेस हुआ है। सन 2008 में इसको बदल के क्या कर दिया गया है, एक मुख्य न्यायाधीश सहित के साथ 30 अन्य होंगे, यानी कि टोटल न्यायाधीश कितने होंगे आपके? 31। ये कब हुआ है? सन 2008 में। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, वेतन या अन्य जो भी विषय हैं, वो सभी संविधान में वर्णित है और मुख्य रूप से ये सारे अधिकार दिए गए हैं संसद में। लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये पूरी तरह से स्वतंत्र है और कार्यपालिका का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ताकि भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से कैसा रहे, अक्षुण्ण रहे, कोई किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि ना हो, कोई दबाव इनके ऊपर ना आ सके। अब सबसे पहली बात अपन करते हैं कि इनमें नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें था कि राष्ट्रपति करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन कैसे करता है? उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेकर। लेकिन ये परामर्श राष्ट्रपति तभी लेता है जब उसको लेना ऐसा लगे कि हाँ, मुझको ये परामर्श लेना चाहिए। तो ये अभी तक का हमारा नियुक्ति का क्या था? परफॉर्मा। लेकिन अभी ये क्या है, चेंज हो चुका है कि वर्तमान के अंदर कॉलेजियम एक पद्धति है। ये कॉलेजियम पद्धति है, इसका काम में लिया जाना अब क्या हो गया है, जरूरी हो गया है, जिसके अंदर
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और उसके साथ में 5 अन्य न्यायाधीश अपनी राय में जो उनको अच्छे लगते हैं ऐसे 5 लोगों का नाम, 5 न्यायाधीशों का नाम किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इन्हीं में से किसी एक को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ये वर्तमान में कॉलेजियम पद्धति चल रही है। इसके बाद में आती है आपकी न्यायाधीशों की योग्यता। अगला टॉपिक है अपना न्यायाधीशों की योग्यता। तो देखिए, सबसे पहला वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक, ये तो जरूरी है ही। योग्यता, योग्यता में भारत का नागरिक हो, ठीक है। किसी न्यायालय में जो उच्च हो, हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या तो क्या रह चुका हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश, या इन्हीं न्यायालयों में से किसी एक में, या एक साथ नहीं, जरूरी नहीं है वो 5 साल तक एक ही जगह रहेगा, टुकड़ों में रहे, लेकिन रहे 5 साल। और 10 साल क्या रखा हो? अधिवक्ता। इसका मतलब होता है वकील, ध्यान रख लेना। तो ऐसा कोई व्यक्ति। दूसरा, वो किसी अन्य सरकारी लाभ के पद पर आश्रित न हो, पागल, दिवालिया या अपराधी घोषित न हो। और एक अन्य स्थिति कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी राय में, राष्ट्रपति की राय में, उनकी राय में बहुत ज़्यादा कानून का क्या रखता है? ज्ञान, तो उसे भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन भारत में आज तक इस परिस्थिति का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसा करने में कई बार ऐसा लगता है कि किसी जानकार व्यक्ति को क्या कर दिया गया है? पद दे दिया गया है, इसलिए इसका आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया, गरिमा बनाए रखी गई है। तो ये इनकी क्या हुई? योग्यता। और इसके बाद में आता है महाभियोग, कार्यकाल और महाभियोग। कार्यकाल भाई सीधा है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य रूप से वो 60 के आसपास की एज में ही बनते हैं, 60-61, और वो अपनी 65 वर्ष की आयु जब भी पूरी कर लेते हैं तब उन्हें क्या करना पड़ता है? पद से रिक्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये तो हुआ उनका नॉर्मल तरीके से अपने पद को छोड़ना। एक अभियोग जिसको बोलते हैं अपन, वही राष्ट्रपति वाला महाभियोग। अब ये महाभियोग भी इनके ऊपर लगाया जाता है, और इस महाभियोग में देखिए किस प्रकार से ये काम करता है। महाभियोग कब लगेगा? कदाचार, संवैधानिक उल्लंघन, ऐसी स्थिति यदि होती है, या वो अपने पद का गैर तरीके से क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर संबंधित महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की वही स्थिति संसद में, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि ये दोनों अपने अलग अलग 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देते हैं, तो वह महाभियोग पारित माना जाता है, और जो न्यायाधीश होगा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में आता है इनके वेतन भत्ते। तो देखिए, वेतन भत्ते समय समय पर संसद के द्वारा चेंज किए जाते हैं।
संसद, वेतन और भत्ते। संसद द्वारा क्या किया जाता है? इनकी समीक्षा समय समय कर दी जाती है। इसके अलावा मुख्य रूप से इन्हें 90,000 रुपये मासिक और इसके अलावा भत्ते, आवास और कई सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये इनका, और इसके बाद में आती है इनकी उन्मुक्तियां। देखिए उन्मुक्तियों से क्या मतलब है? उन्मुक्तियों, मान लीजिए उन्मुक्तियों का मतलब है कि इन्हें अपने किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उन्मुक्तियां ध्यान रख लेना। यदि किसी न्यायाधीश ने गलती से, भूलवश या किसी भी प्रकार से कोई निर्णय दिया और वो बाद में निर्णय दिया और वो बाद में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, यानी कि उसे बदल दिया गया और पहले वाला निर्णय जो उन्होंने दिया था वो क्या साबित हो गया? गलत। तो इसके लिए न्यायाधीश की आलोचना नहीं होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति जब गलत कर देता है तो उसे फांसी की सजा भी देनी होती है, तो इसे व्यक्तिगत ना लिया जाए और उसके जो परिवार वाले हैं इसमें न्यायाधीश को दोषी न ठहराएं। इस तरह का इनको क्या दिया हुआ है? ये बचाव का एक करण के कवच और कुंडल इनको ये दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए न्यायालय की मुख्य स्थान। तो आपको पता है अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो कहाँ हो गया? दिल्ली में होगा। ये आपको पता है, ये इतनी है, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में देखिए न्यायालय या न्यायाधीशों की पर प्रतिबंध क्या होता है? संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति क्या रह लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का या किसी भी इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह लिया हो, मुख्य प्रतिबंध देखिए अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जस्टिस रह लिया है वो, तो उसे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपका सीनियर है, यदि वो आपके अधीनस्थ आकर आपके सामने कोई द्वंद्व करे या किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता करे, तो कई बार हम उसके साथ में क्या नहीं कर पाते? न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि हम झुक जाते हैं उसके सामने। तो ऐसी स्थिति इनके किसी जूनियर जज के सामने ना आ पाए, इसलिए इन्हें आगे केस लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। इस तरह की आपको ये बातें याद रखनी है। इसके बाद में देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति। तो क्षेत्राधिकार और शक्ति भाई इन्हें कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए क्षेत्राधिकार में आपका आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कि संविधान किस प्रकार के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। देखो प्रारंभिक में आता है सबसे पहले आपका पहला, देखते हैं हम फर्स्ट, प्रारंभिक और एकमेव, यानी कि ऐसा एकमेव का मतलब एकमात्र जो जिसमें इसी में लेके जाया जा सकता है। मान लीजिए आपके केंद्र का राज्य से या किसी राज्य का राज्य से या दो से अधिक राज्यों का
केंद्र या राज्य से क्या है, विवाद। तो ऐसी स्थिति में तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए राजस्थान का विवाद हो गया हरियाणा के साथ, और वो राजस्थान में केस चल रहा है, तो ये तो क्या हो गया, पक्षपात हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में वो केस सीधा कहाँ जाएगा, किसी भी राज्य की कोर्ट के पास ना जाकर सेंटर की कोर्ट के पास में जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, एकमेव क्षेत्राधिकार। इसके बाद में आता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब देखो यहां पर लिख रहा है समवर्ती। समवर्ती का मतलब होता है जहां पर दो व्यक्ति काम कर रहे हो, यानी कि दोनों ही कर सके, तो समवर्ती। समवर्ती प्रारंभिक भी है और क्या है, समवर्ती भी है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, देखिए इसे मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है यदि मौलिक अधिकारों की बात आ जाए किसी मुकदमे में, तो वो क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास में नहीं है, ध्यान रख लेना। इस पर डिस्कस दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो राज्य का उच्च और एक देश का उच्च न्यायालय, यानी कि या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनका देखो दोनों में ले जाया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, समवर्ती। अब आइए आप आगे, अगला अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये देखिए ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे दोनों। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक एकमेव और प्रारंभिक समवर्ती। अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार की, इनमें किस प्रकार की अपीलें की जा सकती हैं। अपील के क्षेत्राधिकार, तो देखिए किस प्रकार की अपील इनमें की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। क्या भारत में ऐसा कोई और कोर्ट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सके। राष्ट्रपति के सामने हम ले जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कोर्ट नहीं है, इसलिए ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसलिए आपको इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी स्टेट के या किसी भी जिले के, यानी कि आपके अदर कोर्ट या हाई कोर्ट में जो फैसला दिया गया है उसकी सुनवाई फिर से कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब किस किस प्रकार की जा सकती है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसको अब हम कई पार्टों में बांटेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार को कई पार्टों में बांटेंगे। तो सबसे पहला आता है, पहला फर्स्ट, संवैधानिक। यदि कोई हाई कोर्ट अपने यहां कोई केस चल रहा है, उसके यहां पर मुकदमा, यदि कोई हाई कोर्ट अपने यहां मुकदमा जो चल रहा है, रनिंग में है, और उसमें वो ये मान ले कि इसमें संविधान से जुड़े हुए किसी बात पर क्या की जा रही है, चर्चा, तो ऐसे किसी भी न्यायालय को मुकदमे को सीधा हम कहां ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में ले जा सकते हैं। ये संवैधानिक हुआ। इसके बाद में दूसरा आता है, इसमें कौन सा, दीवानी। अब देखो दीवानी में सीधा सीधा है, यहां पर एक 20,000 की क्या थी, पहले एक फाउंडेशन थी। यहां पर एक बाउंडेशन थी कि पहले यदि कोई 20,000 से ऊपर का मुकदमा है और वो हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उसी को हम चुनौती दे सकते हैं, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब 1973 में 30वां संविधान संशोधन किया गया कि अब चाहे कोई सा भी मामला हो, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे 20,000 का या उससे ज्यादा का हो,
उन सबको हम कहाँ ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको जरूर याद करनी है। पहले 20,000 था, लेकिन वर्तमान में 20,000 को क्या कर दिया गया है, निश्चित, अब किसी को भी ले जाया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका फौजदारी न्यायालय। अब देखो फौजदारी का मतलब क्या होता है, मारपीट से संबंधित हो गया ये, और यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर आपका कत्ल वगैरह का जो होता है, या ऐसे कोई मुकदमे जिनमें हमको मृत्युदंड देने की आवश्यकता होती है, तो देखिए फौजदारी। अदर कोर्ट का मतलब यहां पर है जिला न्यायालय। किसी जिला न्यायालय ने वादी को बरी कर दिया और उसी किसको, मुकदमे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट में वादी को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, संकोच की स्थिति हो रही है, तो इसलिए इस फैसले को सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा और उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। दूसरा, यदि ये देखो यहां पर तो अदर कोर्ट ने, यानी कि जिला न्यायालय ने क्या कर दिया, बरी कर दिया, यानी कि उसने न्याय दे दिया। लेकिन मान लो कोई अदर कोर्ट में फैसला चल रहा है, रनिंग में है, और उसी समय हाई कोर्ट उसको बुलाकर और क्या दे दे, फांसी दे दे, तो यहां भी संकोच की स्थिति है, इसलिए ये भी कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और तीसरी स्थिति होती है, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए क्या है, सही है। तो यदि एक तो दो तो स्थिति ऐसी है जिसमें हाई कोर्ट की क्या हो रही है, थोड़ी अवहेलना, यानी कि हाई कोर्ट के ऊपर शक किया जा रहा है, और तीसरा हाई कोर्ट फैसला दे और साथ में ये कह दे कि यदि आपको पसंद नहीं है हमारा फैसला तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो भी आप फौजदारी न्यायालय को कहाँ चुनौती दे सकते हो, फौजदारी से संबंधित आपके न्याय को सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप इसको क्या दे सकते हो, चुनौती दे सकते हो। इसके बाद में आता है विशिष्ट। अब ये विशिष्ट में देखिए सभी का क्या कर दिया गया है, समाधान। विशिष्ट यहां पर ये पूरी की पूरी दारोमदार है खुद हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट आएगा इसमें, हाई कोर्ट तो राज्य में होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, और अगर वो खुद चाहे तो किसी भी अपील को, ध्यान रख लेना, किसी भी अपील को, मगर सेना से संबंधित ना हो, क्योंकि सेना का कोर्ट अलग होता है जिसमें कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, वो अलग चीज है। सेना न्यायालय बिल्कुल अलग होते हैं हमारे न्यायालय से, उनके सब कुछ अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपील को जो सेना से संबंधित ना हो अपने यहां आमंत्रित कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह की स्थिति हुई। इसके बाद में आते हैं अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। ये देखिए अभी तक हमने जो पढ़े तो दो पढ़े, पहला पढ़ा था हमने एकमेव क्षेत्राधिकार, और अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय में अपन ने 4 पढ़े, और अब पढ़ रहे हैं कौन सा, कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए आज्ञा देना। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए हाई कोर्ट क्या कर रहा है, अपील कर रहा है, यानी कह रहा है कि हाँ आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। लेकिन यहां ऐसा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अनुच्छेद 136 में ऐसा लिखा हुआ है,
अनुच्छेद 136 के अकॉर्डिंग यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी वाद को अपने यहां आमंत्रित कर सकता है। ठीक है भाई, आमंत्रित कर सकता है, लेकिन फिर भी वही है सेम टॉपिक कि वो किसी सेना से संबंधित ना हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद में देखिए अगला, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो 143 नंबर अनुच्छेद में परामर्श। देखिए कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श मांगता है? राष्ट्रपति। और उसे परामर्श देने का अधिकार है भी और नहीं भी, क्योंकि देखो अगर वो दे सकता है तो वो देगा, बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि परामर्श सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया जाए तो राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति आपके यहाँ पर दे रखी है कि संविधान ने अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी कि 143 के अनुसार कौन मांगता है? राष्ट्रपति परामर्श देगा या नहीं देगा, ये किस पर डिपेंड करता है? सुप्रीम कोर्ट पर। और यदि दे दे तो मानना और ना मानना किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर। इतनी ही लाइन है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद में आता है अभिलेखीय न्यायालय 129, अभिलेख न्यायालय। देखिए अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड, यानी कि अपना रिकॉर्ड रखना। देखिए मान लीजिए ए और बी के मध्य कोई मुकदमा चल रहा है, और ऐसा कोई भी जो वाद इनके बीच में हुआ है वो भारत के इतिहास में अब तक का क्या है? पहला वाद है। तो उस पर क्या दिया जाएगा? निर्णय। और इस वाद को रख लिया जाएगा किस नाम से? ए बनाम बी वाद के नाम से इसको रिकॉर्ड रख लिया जाएगा। और जब ऐसा ही कोई दूसरा मुकदमा आएगा तो उसमें फैसला दिए जाने समय ए बनाम बी को क्या किया जाएगा? देखा जाएगा कि जब ऐसा पहले एक मुकदमा आया था तो इस प्रकार का निर्णय दिया गया था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा इस मुकदमे में निर्णय दिया गया था ऐसा अगले में भी दिया जाए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये अधिकार है कि वो अपने ही निर्णयों को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसे हम बोलते हैं, एक और अधिकार है इसके पास जिसको बोलते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन का पुनरावलोकन अधिकार। यानी कि न्यायालय चाहे तो अपने ही दिए हुए फैसलों को चेंज कर सकता है, और ऐसा ये करता भी है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो ये अधिकार केवल भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। मूल अधिकार, जो हमारे 6 हैं, 7 थे, 6 है वर्तमान में। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन है। ठीक है। मुख्य रूप से 14 से 32 के बीच में नागरिकों के हैं, जिसके बारे में हम जो जानते हैं स्वतंत्रता का, समानता का,
शिक्षा का ये जो अधिकार हमको दिए हैं वो सारे के सारे। अब उन अधिकारों में मान लीजिए आपकी सरकार कोई कानून बनाए और उसमें इन अधिकारों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हास हो रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ये पूछ सकता है कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, और उन्हें उस कानून पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसी स्थिति और ऐसी शक्ति केवल किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का क्या कहलाता है? रक्षक। इसीलिए अनुच्छेद 32 में न्यायिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। ठीक है भाई। इसके बाद में आता है संविधान की संरक्षण संबंधी। तो देखिए, संविधान का संरक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के द्वारा अपने ही, मैंने अभी आपको बताया था न्यायिक पुनरावलोकन में कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही अधिकारों को, अपने ही दिए हुए निर्णयों को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 में ऐसा प्रावधान है कि न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार है। यानी कि मैंने अभी आपको जो बताया था, यदि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कानून बना दे तो वो उनका भी पुनरावलोकन कर सकता है। किसके आधार पर? अनुच्छेद 131 और 132 के आधार पर। यहाँ पर आपका केंद्र सरकार का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को, आपका उसका आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय RSC।